प्राचीन ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में एक सूत्र है, चरैवती चरैवती, यानी कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही सूत्र मनुष्यों और पक्षियों, पशु पक्षियों पर भी लागू होता है। तो इस शीतकालीन ऋतु में पक्षी साइबेरिया, यूरोप और कई कंट्रियों से राजस्थान, भारत के कई प्रदेशों में आते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ है पक्षी विशेषज्ञ MLV कॉलेज के प्रोफेसर अनिल जी त्रिपाठी। जानते हैं इनसे पक्षियों के बारे में क्या क्या विस्तार से जानकारी। नमस्कार, आपका नमस्कार स्टूडियो R18 में स्वागत है। तो ये पक्षी के बारे में आपकी काफ़ी कुछ जानकारी है, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी ये लगे कि पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी। तो आप बताइए, पक्षियों का ये आने का और जाने का क्या क्रम रहता है और किस किस देशों से यहाँ पक्षी किन किन जगह आते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं R18 के जो दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ये एक मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि पिछले कुछ वर्षों से मैंने जो चीज़ें जानी हैं वो मैं आपके दर्शकों के साथ में साझा कर सकूँ। जैसा आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया है कि कई देशों से पक्षी जो हैं वो भारत, खास करके राजस्थान, और हम यहाँ भीलवाड़ा की बात करें, भारत में कई अन्य जगहों पर भी पक्षी जो हैं वो आते हैं। तो पक्षियों का एक नियत क्रम पर अपने निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना और नियत समय पर वापस अपने मूल निवास पर लौट जाना, ये जो प्रक्रिया है इसको माइग्रेशन कहा जाता है। कि वो एक समय पर एक स्थान पर रहते हैं, वहाँ जब परिस्थितियाँ उनके दैनिक जीवन के लिए प्रतिकूल होती जाती हैं, जैसे खास करके हम बात करें कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में विदेशों से पक्षी जो हैं वो प्रवास पर आते हैं, तो वहाँ जो उनका जो मूल निवास स्थान है वहाँ पर टेम्परेचर यानी तापक्रम में कमी होना, भोजन की उपलब्धता में कमी होना, और जो अन्य वातावरणीय कारक हैं उन कारकों के प्रभाव से वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कि उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल सके। तो भारत में कई जगहों से पक्षी जो हैं वो आते हैं और कई विभिन्न समयों पर आते हैं। एक जो मुख्य जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो है आपका शीतकालीन प्रवसन। शीतकालीन प्रवसन कि वो अपने मूल निवास स्थान से वहाँ, क्योंकि परिस्थितियां जैसा मैंने बताया कि अनुकूल नहीं रह रही हैं, इसलिए वो उस प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूल परिस्थिति वाले स्थान की ओर आते हैं। इसी तरह से एक ग्रीष्म काल में भी माइग्रेशन होता है, वो भी इसी प्रकार का होता है। ग्रीष्म में भी माइग्रेशन होता है। कुछ पक्षी जो है वो हमारे यहाँ गर्मी के समय पर आते हैं और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तब वो वापस लौट जाते हैं। कुछ जो है जो कि प्रवसन के पथ हैं, अलग अलग माइग्रेशन रूट जिनको कहा जाता है, उसमें से होते हुए वो पक्षी अपने यहाँ से होकर के और गुजरते हैं। नहीं तो ये पक्षी देखो मतलब 3-4 हजार किलोमीटर चल के आते हैं। क्या ये सीधे ही आते हैं या बीच में रुकते रुकते आते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग माइग्रेशन रूट्स हैं। तो जैसे जनरली हम जो बात करते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि जो साइबेरियन बर्ड्स की जैसे ही माइग्रेशन का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सीधा सा आता है कि पक्षी साइबेरिया से आया है। वो इसलिए क्योंकि जो साइबेरियन क्रेन है वो 2002 के पहले तक भरतपुर में आया करते थे। अब उसके बाद से इनका आना वहाँ पर बंद हो गया है। उसके बाद से किसी ने साइबेरियन क्रेन को भरतपुर में नोटिस नहीं किया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसके बाद से इनका कोई रिकॉर्ड अपने पास में नहीं है। लेकिन क्योंकि साइबेरियन क्रेन को देखने के लिए कई देशों से लोग जो है वो भरतपुर आया करते थे, इसलिए माइग्रेशन के नाम पर साइबेरिया का नाम भी जो है वो प्रसिद्ध हो गया है। अपने भीलवाड़ा में एक पक्षी जो है वो उस साइबेरियन रीजन से आता है, जिसको कि हम यूरेशियन विजन कहते हैं। बहुत छोटा पक्षी होता है, तालाब के आसपास ये आपको मिल सकता है। तो इसलिए केवल साइबेरिया नहीं,
है ना। अब आपने जिस रूट के लिए कहा है कि वो क्या एक सिंगल फ्लाइट में आ जाते हैं या कुछ स्थानों पर रुक करके और आते हैं, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे 2 उदाहरण की बात करूंगा मैं यहाँ पर। एक आर्कटिक टर्न का उदाहरण है, जो कि बिना कहीं रुके लगातार इतने हजार मीलों का सफर तय करके और आ जाती है। इसी तरह से एक गॉडविट है स्पीसीज, वो भी बिना रुके माइग्रेशन करके और आती है। प्राय जो यूरोपियन कंट्रीज से जो माइग्रेशन रूट है हमारा, कि वो हिमालय को क्रॉस करके जो अपर हिमालयन रीजन है उसको क्रॉस करते हुए आपका तिब्बत, नेपाल, भूटान और फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं। और यहाँ पर ये इन जगहों के ऊपर थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग माइग्रेशन है उसमें अगर हम कल्पना करें इसको कि पक्षी को कैसे पता है कि उसको किस जगह पर जाना है, तो उसके लिए ये सन को एज ए कंपास काम में लेते हैं और उस तरह से ये अपने जो डिस्टाइंड प्लेस है जहां पर इनको जाना है उस स्थान पर ये चले जाते हैं। तो इसके लिए पहले इनको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तैयारियां इन द सेंस कि आप इतने लंबे रूट पर जा रहे हैं तो रास्ते में भोजन वगैरह ये जो चीजें हैं ये अपने शरीर में एकत्र कर लेते हैं। यानी जब वहां पर मौसम अनुकूल है तब ये अपने शरीर में भोजन की मात्रा को एक्युमुलेट कर लेते हैं, अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि नेचुरली प्रोटीन और वसा के फॉर्म में ये होता है। और ये ज्यादातर जो है वो उनके जो उड़ते हैं अपने पंखों को फैलाने फड़फड़ाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा ये अपने अंदर संचय कर लेते हैं और उसके बाद ये लगातार माइग्रेशन करते रहते हैं। जैसे कि ऊँट पानी का स्टोरेज कर लेता है और काफी टाइम तक पानी नहीं पीता है, ऐसा हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ऊँट में एक मैकेनिज्म और होता है जो अपने इस पक्षी प्रवसन से थोड़ा अलग आ जाएगा, कि वो अपने शरीर में उपापचय की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले जल को भी काम में ले लेता है। अच्छा, जैसे अपन कहते हैं कि ऊँट के अंदर थैली होती है या उसमें भरा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो मेटाबॉलिक वाटर है उसको भी वो अपने इसके अंदर काम में ले लेता है। ठीक बात। तो पक्षियों के मतलब खाना पीना और क्या क्या यहाँ मिलता है उनके यहाँ जहाँ ये प्रवास करते हैं, भीलवाड़ा, राजस्थान। हाँ, तो मैं इसके अलावा भी आपको कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ कि पक्षियों के बारे में जानकारी रख करके एक आम आदमी को क्या लाभ है ना। भाई जैसे मेरे सब्जेक्ट का, मेरा जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी है, प्राणी शास्त्र का मैं प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक सब्जेक्ट की चीज होगी। लेकिन जो इस सब्जेक्ट से सीधा नहीं जुड़े हुए हैं उनको इस चीज से क्या लाभ हो सकता है। तो पहली चीज जिसकी हम बात करते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण में हम सबको अपना योगदान जो है वो देना चाहिए। इस तरह से हम माँ प्रकृति के प्रति अपना एक कर्तव्य जो है वो उसको हम पूरा करते हैं कि हमें इनके संरक्षण के बारे में प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो खास करके हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पक्षियों के बारे में जानकारी रखना बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। कैसे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस समय पर हमारा जो मस्तिष्क है उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्षमता, जैसे अभी एक बहुत शब्द काम में चल रहा है ब्रेन फॉगिंग, कि हम इतने अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारा ध्यान जो फोकस ज्यादातर उस पर हो गया, तो हम नॉर्मल सी चीजें जो है वो भूलने लग गए हैं। ठीक बात। और धीरे धीरे ये आगे चल करके अल्जीमर्स, डिमेंशिया, इस तरह के रोग जो हैं वो होने लग जाते हैं। इनसे बचने के लिए क्या है कि हमें हर दिन कुछ नई चीजों की जानकारी जो है वो लेते रहना चाहिए। और जैसे हम किसी पक्षी को देखते हैं तो क्योंकि वो देखने में इतना अच्छा लग सकता है, इतना सुंदर लग सकता है, जैसे पेंटेड स्टॉक की हम बात करें कि वो देखने में इतना खूबसूरत पक्षी है, तो स्वाभाविकता है हम जब भी किसी नए पक्षी को देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार तो आता है कि ये पक्षी कौन सा है। तो उसके लिए हमारा एक थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे न्यूरॉन्स को हमेशा एक्टिव बनाए रखता है। और उसके कारण से हमें जो बता रहा था मैं आपको कि ब्रेन फॉगिंग हो गया, आपका डिमेंशिया हो गया, अल्जीमर्स हो गया, इनकी संभावना जो है वो कम होती जाती है। और ऐसा कहा जाता है
कि अगर आप रोज एक नया शब्द सीखते हैं तो आपको अल्जीमर होने के चांसेस 50% जो है वो कम होने लग जाते हैं। तो स्वभाव था, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसने कोई चीज देखी तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश जो है वो करता है। दूसरा, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए कहा है मैंने, कि उसके लिए तो हम सबको प्रयास करना ही चाहिए कि जो चीजें हमने देखी है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां तक उपलब्ध रहे, उनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी हो। लुप्त भी हो रहे हैं, कुछ पक्षी जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम अगर समय मिला तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए पक्षियों को देखना, अवलोकन, पक्षी दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पक्षियों को देखने के लिए आपको हमें अपने काउच से दूर जाना पड़ेगा। तो आप काउच पोटैटो एक टर्म काम में ली जा रही है कि आप खाते हैं काउच पर बैठ करके, सोफे पे बैठ करके, सामने टीवी चलता रहता है और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और अधिकांश जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू है हमारे, वो इसी कारण से हो रहे हैं कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं ये कम होती जा रही है। तो अगर हम बच्चों के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं इसको करना होगा, तब जाकर के हम दूसरों को इसके बारे में बता। मेरे को जैसे याद है, एक बात याद आ गई, बचपन में हम जब सर्दी में धूप में बैठ के बाहर खाना खाते हैं तो चिड़िया वगैरह सारे आ जाते थे खाट पे। तो उनको भी खिलाते थे। तो वो एक सामंजस्य रहता था पक्षियों और मनुष्यों में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं ये कह रहा था कि हाँ, जैसे अब हम इनको देखेंगे, अगर हम इसका एक थोड़ा सा बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो IUCN करके एक संस्था है जिन्होंने इन पक्षियों को वर्गीकृत किया है। अच्छा। उनकी उपलब्धता के आधार पर। जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जैसे एक डोडो करके एक पक्षी हुआ करता था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, आज नहीं है। हमने भी नहीं देखा, हमारे पहले वालों ने देखा होगा किसी ने। तो हमने इसका मतलब हमारा जनरेशन, क्योंकि वो हमारे इंडिया में नहीं है। उसके बारे में तो ऐसे कई पक्षी हैं। जैसे आज हम बात करते हैं कि हमारा जो गोडावण जो है ना, तो उसको संरक्षण देने के लिए हम कई सारे प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो इनको नहीं देख पाएगी। तो IUCN ने इस तरह से इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग क्लासिफाई किया है, जिसमें जैसे एक एंडेंजर्ड है जिनको की खतरा है, एक आपका नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है जिनको की अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एंडेंजर्ड हो सकती है, यानी इनकी विलुप्ति का खतरा इनके ऊपर आ सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन पक्षी प्रजातियों को लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है या वल्नरेबल में रखा गया है, कि जो संकटापन्न जिसको कहते हैं कि अब आने वाले समय में उनके ऊपर संकट आ सकता है यदि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। भी काफी कम दिखते हैं आजकल, पहले तो खूब दिखते थे। तो इनको एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। पहले मुझे याद है मेरे बचपन के समय पर जब मैं मेरे ननियाल जाया करता था तो वहाँ जो मृत पशु रास्ते में पड़े होते थे, वहां पर वो गिद्ध इतने सारी संख्या में बैठे रहते थे, बहुत इकट्ठे हो जाते, पास में जाने पर भी वो नहीं जाया करते थे। अब हम अपने आसपास गिद्ध को भीलवाड़ा में तो मैंने नहीं देखा। नहीं देख रहा हूँ, मैं भी नहीं देख रहा हूँ। जबकि यहाँ पर भी जो मृत पशु हैं उनके डालने के लिए स्थान बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर ये नहीं मिलते हैं। इसी तरह से कुछ स्थान हैं अभी भी भीलवाड़ा जिले में, जैसे मांडलगढ़ है आपका, केकड़िया है, जोगनिया माता का क्षेत्र है, बिजोलिया का क्षेत्र है। यहाँ पर गिद्ध जो है वो आप देख सकते हैं। गिद्धों की भी कुछ प्रजातियां हैं जो कि माइग्रेट करके और आती है। अच्छा, इस समय पर हाँ, इनमें भी माइग्रेट करके और आती है। खास करके ये भी सब आपका यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर ये आती है। राजस्थान में अगर हम इनको हम राप्टर्स कहते हैं, इनकी बात करें तो 2 स्थान जो कि मैंने देखे हैं और मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर इतने अधिक संख्या में, इतनी अधिक वैरायटी में ये आते हैं। तो एक तो जोड़बीड़ जगह है बीकानेर में, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया हुआ है वहाँ पर। वहाँ सारे जो मृत पशु हैं उनको ला करके डाल दिया जाता है। और इस समय पर अगर आप देखें अभी आने चालू हो गए हैं वहाँ पर, तो ये खूब सारे अलग अलग, जैसे ईगल हैं, वल्चर्स हैं, फाल्कन्स हैं, ये आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। इसी तरह से सर्दियों में चूरू जिले में ताल छापर जो जगह है वहाँ पर भी आपको कई राप्टर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। एक बार मैं वहाँ जा करके आया हूँ और हमने काफ़ी सारे बर्ड्स की वहाँ पर फोटोग्राफी इनकी की हुई है। जी। तो एक जो बाहर से पक्षी आते हैं जी और यहाँ के पक्षी, तो उनका आपस में कैसे क्या तालमेल बैठता है, या
वो एक दूसरे से विपरीत रहते हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो उनकी फीडिंग गिल्ड जिसकी हम बात करते हैं कि वो किस प्रकार का भोजन लेते हैं। हम्म, अ, पक्षियों की बात करें या किसी भी प्रकार के प्राणियों की अगर हम बात करें, अगर वो एक समान प्रकार का भोजन ले रहे हैं हम्म, तो उनमें कंपटीशन होने की संभावना होती है। हम्म, लेकिन जो माइग्रेट करके जो पक्षी आ रहे हैं वो और जो स्थानीय पक्षी हैं, जैसे हम हमारे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो शीतकालीन प्रवास पर पक्षी आ रहे हैं वो किन किन स्थानों पर आ रहे हैं। तो हमारे सबसे पास में दो जगह हैं, एक तो आपका चावंडिया है और दूसरा गुरला है। यहाँ पर आपको पक्षी जो हैं वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब उनका भोजन किस प्रकार का है, तो फीडिंग गिल्ड के आधार पर पक्षी जो हैं वो शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है या ओमनिवोर सर्वाहारी हो सकता है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि पूर्णतः शाकाहारी हैं, जैसे राजहंस जिसको हम कहते हैं बार हेडेड गूस, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर चावंडिया में और गुड़ला में भी काफ़ी मात्रा में ये मिलता है। और इसी तरह से जैसे आपका स्थानीय पक्षी की बात करें हम, तो जैसे पैरेट्स वगैरह हैं, ये फ्रूगीवोरस कहलाते हैं, जो कि अपने भोजन फलों पर आधारित ये होते हैं। एक होते हैं इंसेक्टिवोरस, जो कि कीट पतंगों को लेकर के और खाते हैं, और ये हमारे किसान भाइयों की भी बहुत मदद करते हैं कि ज़्यादातर कीड़ों को ये वहाँ से साफ कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो पक्षी माइग्रेट करके किसी माइग्रेशन साइट पर आया है उसकी फीडिंग को शेयर करने वाले कितने हैं उसमें। लेकिन इनका नंबर इतना अधिक भी नहीं होता है कि वो करते हैं कि वो कंपटीशन हो जाए। जैसे डेमोसिल क्रेन की हम बात करें, है ना, जैसे खींचन जो है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन पिछले वर्ष जब मैं गया था जोधपुर की तरफ, तो एक जाजीवाल धोरा करके एक जगह है जहाँ एक जम्बेश्वर भगवान का एक बहुत अच्छा बड़ा मंदिर है, वहां पर भी इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है और उनके लिए वो अलग से दाना डालते हैं। तो हजारों पक्षी जो हैं वो आपको एक स्थान पर, एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ सांबर वाला है, सांबर साल्ट लेक जो है, वहाँ पर खूब पक्षी आते हैं। और अभी कल परसों भी मैंने अखबार में पढ़ा था कि वहाँ पर जो एवियन बॉटुलिज्म की पुष्टि हुई है कि वहाँ कुछ पक्षियों की मृत्यु हो गई थी और बरेली फॉरेंसिक लैब में इनकी जांच की गई, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस तो नहीं पाया गया, लेकिन एवियन बॉटुलिज्म जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और वो इनके शरीर के अंदर पाया गया। तो हमें थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि अगर हमें कहीं पर इस तरह से, हमारे यहाँ तो अभी इतनी शुरुआत नहीं हुई है कि इतने बड़े समूहों में पक्षी आ जाएं, तो अगर हमें इस तरह के कोई मृत पक्षी मिलते हैं अगर आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब ये नवंबर दिसंबर का जो समय है इसमें पक्षी आना स्टार्ट कर देते हैं, और दिसंबर और जनवरी में काफ़ी पक्षी एक साथ एक वाटर बॉडी पर आपको ये मिल सकते हैं। अगर आप इस तरह से मृतदेह उनकी पड़ी हुई देखें तो वन विभाग को जरूर सूचित करें ताकि दूसरे पक्षियों में ये इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैल पाए उसमें। जी नहीं, एक तो स्थानीय समुदाय और प्रशासन की ये पक्षी संरक्षण में क्या भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, मेरा विचार थोड़ा सा इस बारे में अलग है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी एक साइट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर इतने पक्षी हैं, तो सबके मन में ये आता है कि हम इस जगह के लिए क्या करें जिससे कि पक्षियों का संरक्षण हो सके। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा उससे अलग है कि हम क्या करें, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या नहीं करें। हाँ, ये ना, क्योंकि हमारे बिना कुछ किए भी ये पक्षी उस स्थान पर आएंगे। अब हम कुछ इनके लिए कुछ करने के प्रयास में कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि उनके उस प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। ठीक बात। और हम सुधारने के चक्कर में उनको और बिगाड़ देते हैं। हाँ, हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे उसकी एक जो प्राकृतिक संरचना है उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें। ठीक बात है कि हम यहाँ किसी कोई दीवार बना दें, है ना, कुछ बैठने के लिए जगह बना दें। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ये। हाँ, अगर आप किसी एक स्थान के बारे में, कुछ स्थान जो प्रसिद्ध हो जाते हैं तो फिर वहाँ मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि
हमें पक्षियों को देखने के लिए जाना चाहिए। हाँ हाँ। तो जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम उनके संरक्षण के लिए क्या करें। मैंने जैसा कहा कि उनके प्राकृतिक आवास में कोई छेड़छाड़ न करें, उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट न करें। ठीक बात है। दूसरा, हम जब वो जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक वेस्ट फैलाते हैं, वो न करें। ज़्यादातर वाटर बॉडीज में हम देख करके नहाने की इच्छा होती है हमारी, अगर पानी साफ है तो वो जो पानी साफ है उसमें आप साबुन शैम्पू वगैरह का जो उपयोग करेंगे उससे उसका कंपोजिशन चेंज होगा, वहाँ पॉल्यूशन होगा। दूसरा, अगर आपको करना, आपको ये चाहिए कि अगर आपको ये पता चले कि हाँ इस वाटर बॉडी में ये पॉल्यूटेड पानी आ रहा है, तो उस पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास करें। अगर हम इतना सा कर लेंगे तो पक्षियों के संरक्षण के लिए ये सबसे अधिक उचित रहेगा। सही है। और कुछ जो स्थापित साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमारे नियर थ्रेटेंड स्पीसीज जो है वो है वहाँ पर। अब नियर थ्रेटेंड स्पीसीज को भारतीय कानून में संरक्षण दिया हुआ है ना, कि इनके आवास से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बना हुआ है। इनके प्राकृतिक आवास पर अगर हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें किस शेड्यूल में है एनिमल, ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4 उसमें, तो जो नियर थ्रेटेंड है वो शेड्यूल 4 में रखी हुई है। उनके प्राकृतिक आवास से छेड़छाड़ करने पर आपको 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए हमें उस स्तर तक न जाएं। ठीक बात। तो भी हम हमारे एक स्वाभाविक मानव जनित जो कर्तव्य हैं उनको हम पूरा कर लें। और हमारी तो परंपरा रही है ना, हमारे सनातन धर्म में, पुराणों में, वेदों में ये कहा गया है कि हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी को जीने का अधिकार है, बिल्कुल। तो उनका शिकार न करें और उनको किसी भी आवास को किसी भी प्रकार का नुकसान जो है तो इन पक्षियों को देखने का क्या अनुकूल समय है और किस प्रकार से उनको देखा जाए? हाँ जी जी, देखिए जो प्रवासी पक्षी हैं वो इन साइट्स पर हमेशा रहेंगे। बट हमेशा का मतलब उनका जो समय है उसमें पूरे दिन भर वो एक ही स्थान के ऊपर आपको मिल जाएंगे। भोजन के लिए अगर इनको कोई अच्छी वाटर बॉडी पास में और मिल गई तो वो कुछ समय के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे चामुंडिया की बात करें हम, वहाँ पर तो जो कूट्स हैं वो ये जो हमारा कोठारी एनीकट है वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो दिन में ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, रात को ये वापस आकर के चामुंडिया तालाब के ऊपर आपको ये अच्छी संख्या में मिल जाएंगे। इसी तरह से शाम के समय पर थोड़ा सा ये सुरक्षित जगह ढूंढ करके और वहाँ पर ये आ जाते हैं। तो इनको भी हमें, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन पक्षियों का प्रवास का वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण क्या है? जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि हमें इंड्यूस करती है किसी काम को करने के लिए। जैसे एक सीधा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि जिस समय पर हम रोज सोते हैं उस समय पर हमें नींद आने लग जाती है, और जिस समय पर हम रोज उठते हैं उस समय पर हमारी नींद खुल जाती है। ठीक बात। उसी तरह से पक्षियों में भी एक ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि इनका माइग्रेशन का समय आने पर ये इनको प्रेरित करती है। और उस समय पर क्योंकि वातावरणीय कारक जो हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, इस वजह से वो माइग्रेट वहां पर वो करने लग जाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स हैं हार्मोनल चेंजेज होना, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वातावरण में परिवर्तन होना, और इन दोनों कारणों से पक्षी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए जाते हैं। पक्षियों में रेडिएंटल और कुछ बीमारियों का भी जो आजकल ज़्यादा चल रहा है कि फला बीमारी फैल रही है। जी जी जी, देखिए इसके बारे में काफ़ी बात की जाती है कि जो रेडिएशन मोबाइल टावर से और इनसे निकल रहे हैं, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए गए, लेकिन मुझे ऐसा लिटरेचर में अभी तक कोई प्रूवन फैक्ट जो है वो नहीं मिला है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनसे इनको कोई नुकसान जो है वो हो रहा है। उसकी बजाय जो पॉल्यूशन हो रहा है वातावरण में उनसे अधिक इनको नुकसान पहुंच रहा है।
एक तो वो घरेलू चिड़िया बुलबुल, जी। वो आजकल काफ़ी लुप्त हो गई। जैसे कि पहले मैंने बताया था हाँ, हाँ, खाना खाते तो वो आ जाती थी, हम भी उनको रोटी का टुकड़ा जी, या जी, मक्की के दाने कुछ भी डाल देते थे। जी। तो इसको अभी अगर वो हम भीलवाड़ा के संदर्भ में देखें, तो भीलवाड़ा में जो सेंट्रल कॉलोनीज़ हैं, हुँ, यहाँ पर आपको जो चिड़िया जिसके बारे में हम करें हाउस स्पैरो पेसर डोमेस्टिकस, इसके नंबर आपको कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं भीलवाड़ा के चारों ओर बाहरी कॉलोनीज जो हैं, वहाँ पर इनका नंबर अभी भी अच्छी मात्रा में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों के आसपास पर भी आए, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपने घर इस तरह के बनाए कि उसके अंदर मच्छर नहीं आ सकता है। तो चिड़िया आकर के घोंसला कहाँ बनाएगी, है ना? और जब चिड़िया हमारे घर के वहाँ पर एसी के वहाँ पर भी घोंसला बनाने का प्रयास करती, तो हम वो प्लास्टिक के आजकल वो कांटेदार वो लगाने का चलन हो गया है, वो खास करके कबूतर को हटाने के लिए। आजकल वो हाँ, एक अलग, कबूतर की जाली का बहुत चलन हो रहा है। वो एक अलग डिबेट का विषय है। हाँ, इसमें मेरी धारणाएं जो हैं वो अधिकांश धर्म प्रेमी जो लोग हैं उनको आहत कर सकती है कि कबूतर का नंबर जो है वो इतना धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ गया है कि अब इनसे आने वाले समय में मनुष्य में होने वाली बीमारियां भी होंगी। अच्छा। बिल्कुल, इनकी जो बीट है उसमें कुछ बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया होते हाँ, हैं। ये पढ़ा अगर वो आएंगे तो इसलिए ये प्रचलन बढ़ा है कि आप ये नेट जो है वो लगाते हैं। कई जगहों पर वो पक्षी आवास के नाम पर जो टावर्स बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, उन घरों में भी अंत में आके कबूतर ही रहेंगे, है ना? तो मैं बात कर रहा था पेसर डोमेस्टिकस हाउस स्पैरो के बारे में कि हमें इसको बचाने की जरूरत है। इनके नंबर इतने कम नहीं हुए हैं कि इनको हम नियर थ्रेटन्ड या वल्नरेबल स्टेट में रख सकें। हम केवल इतना सा करें कि हमारे घरों के आसपास हम नेस्ट बॉक्स लगा दें, क्योंकि हमने इनके घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ी। नहीं जी, सही। नेस्ट बॉक्स जो है वो मिट्टी के बने हुए मिलते हैं, और कुछ नहीं है तो आप हमारे घर में कुछ जो सामान लेकर के आते हैं, हम उसके कार्टून आते हैं छोटे साइज के, उसमें थोड़ा नीचे से 4 या 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ करके एक गोल छेद करके और उसके ऊपर टेप से चिपका करके और उसको अगर हम स्थिर कर दें अपने घर के आसपास कहीं लगा दें, टांग दें उसमें। मेरे घर पर जो है पिछले 10 सालों से मैंने एक बॉक्स जो है वो लगा रखा है, और उसमें हर साल घरेलू चिड़िया जो है आकर के और वो अंडे देती है उसके। और बाहर मैंने एक वो बर्ड फीडर लगा रखा है, उसमें चावल डाल करके रखता हूँ मैं, क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला है। तो चावल के जो टुकड़े आते हैं वो आप डाल करके रखें उसमें, एक पानी का भर करके रख दें, तो चिड़िया का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको खाली हमें रहने की जगह देनी है, उसके बाद वो अपने आप भोजन तो उसका प्रकृति में बहुत है। वो कीड़े खा सकती है, वो घास के बीज खा सकती है, हम जो रोटी के छोटे टुकड़े डालते हैं। आजकल थोड़ा सा वो भी हो गया नमकीन खिलाने का। हाँ, एक अपने यहाँ सेंट्रल जेल के यहाँ पुलिया है, वो पूरी पुलिया पे आपके नमकीन है, आपके पोए हैं, पूरे फैला के रखते हैं, जबकि इनका भोजन नहीं, पका हुआ चीज डालते हैं। मैंने अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है इसके ऊपर कि हम इनको जो आर्टिफिशियल फूड जो दे रहे हैं, वो आर्टिफिशियल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनका प्राकृतिक भोजन नहीं है। चिड़िया कौन सा नमकीन बना करके खा रही है, है ना? उसका जो प्राकृतिक भोजन है, अगर हमारा जो प्राकृतिक भोजन है वो हमें नहीं मिले और हमें रोज घास खिलाई जाए तो कैसे लगेगा? हाँ, कैसे लगे, सही बात है। ये बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, तो घास से कंपैरिजन थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, क्योंकि घास हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। लेकिन चिड़िया जो है वो उसको उसका जब प्राकृतिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर एक जो इजीली अवेलेबल ऑप्शन हम उसको दे रहे हैं, और यकीन मानिए हम उसके जीवन काल को कम कर रहे हैं। कि अगर वो 6 महीने जीती तो वो 4 महीने ही जिएगी। हमारे द्वारा दिया गया भोजन तो हम धर्म कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, ये सोचने ये फैसला मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ जो कि उनको नमकीन खिला रहे हैं। सही बात है। तो ये थी पक्षियों के बारे में जानकारी। आगे और किसी विषय पर पक्षी विशेषज्ञ और प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर अनिल जी से फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने R18 के दर्शकों से रूबरू अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।